Good morning, students. Today we'll be starting the sixth chapter of class 10 science, that is life processes. ठीक है, अब देखो लाइफ प्रोसेसेस नाम ही बहुत इजी है. लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसी प्रोसेस दैट आर नेसेसरी, है ना, ऑल द प्रोसेसेस दैट आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी या दैट आर हेल्पफुल इन सस्टेनिंग आवर लाइफ. ठीक है, कौन कौन सी हैं? ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, मेंटेनेंस. मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. मेंटेनेंस मतलब क्या होता है? हर सेकंड हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स फॉर्म होते हैं और मिलियंस ऑफ सेल डेड होते हैं. फिर सेल और टिश्यू आपके रप्चर भी होते हैं, तो उसका मेंटेनेंस जरूरी है. ठीक है, वो देखा ना हम लोगों को जॉइंटिस हो जाता है, पीलिया. तो जब वो पीलिया कब होता है? जब जो आपके रेड ब्लड सेल हैं वो प्रॉपर से खत्म नहीं हो पाते हैं. स्प्लीन एक आपका ऑर्गन होता है जो आरबीसी को किल करता है. जब स्प्लीन अच्छे से फंक्शन नहीं करता, आरबीसी बच जाते हैं तो अपनी स्किन के अंदर यहाँ पे सेटल हो जाते हैं, तो वो बिलीरुबिन कहलाता है फिर वही, और अपनी स्किन क्या होती है? येलो हो जाती है. तो मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ताकि सारी चीजें बॉडी के अंदर अच्छे से चले. ठीक है, तो अब लाइफ प्रोसेस शुरू करने से पहले एक चीज और अपने को ध्यान रखनी है. एक बहुत बेसिक सवाल आता है, ये सवाल आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा होगा. व्हाट इज लिविंग थिंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग थिंग? ठीक है, सभी को पता होगा व्हाट इज लिविंग थिंग. अब अगर मैं अपनी बात करूं, आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, आई कैन सिट, आई कैन ब्रीथ, आई कैन रेस्पायर, आई कैन ग्रो. तो अगर ये सारी चीजें कर रहा है कोई, तो अपन ने बोल दिया वो लिविंग है. ठीक है, बट फिर जब लिविंग में अपन प्लांट पे आते हैं, तो प्लांट तो मूव नहीं करते ना, दे डोंट मूव. कोई भी मूवमेंट नहीं होता प्लांट में. तो लेकिन प्लांट भी तो लिविंग है. अच्छा, प्लांट की जो ग्रोथ है, कुछ प्लांट बहुत छोटे रह जाते हैं, एकदम माइन्यूट रह जाते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा छोटे. आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा किंगडम प्लांटे में, दे आर वेरी स्मॉल, उनका ग्रोथ आप डिटेक्ट ही नहीं कर सकते. तो अगर वैसे अपन देखें, तो अगर कोई चीज लिविंग है तो अपन मूवमेंट को लिविंग में नहीं ले सकते कि मूव कर रहा है तो लिविंग है. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि प्लांट मूव नहीं करता. तो साइंटिस्ट ने जो सबसे बेसिक फंडा निकाला कि कौन सी चीज लिविंग है और कौन सी चीज नॉन लिविंग है, वो सबसे बेसिक फंडा क्या है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मूवमेंट. क्या होना चाहिए? मॉलिक्यूलर मूवमेंट. कैसा सिंपल एग्जांपल है, मेरी बॉडी है, ये नसें हैं, नसों में क्या दौड़ रहा है? ब्लड दौड़ रहा है. ब्लड में क्या है? प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, विटामिन है. दे आर गेटिंग ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर द बॉडी. अब मान लो मेरे दिल ने ब्लड पंप करना बंद कर दिया, मुझे हार्ट अटैक आ गया, तो क्या होगा? स्कूल में जल्दी छुट्टी हो जाएगी? अभी तो वैसे छुट्टी चल रही है. तो क्या होगा भाई? मॉलिक्यूलर मूवमेंट बंद हो जाएगा, और जैसे मॉलिक्यूलर मूवमेंट बंद होगा, मैं क्या हो जाऊंगा? टाए टाए टिस. प्लांट में भी क्या होता है? 9th में आपने पढ़ा है, प्लांट में होते हैं रूट, फिर होता है जाइलम, फिर होता है फ्लोएम. जाइलम और फ्लोएम के थ्रू मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है. अगर मान लो जाइलम ने पानी कंडक्ट करना बंद कर दिया, मॉलिक्यूलर मूवमेंट बंद हो गया, जब पानी नहीं तो खाना नहीं बनेगा, और जब खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट क्या हो जाएगा? टाए टाए. तो ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है फॉर डिफाइनिंग वेदर एनीथिंग इज लिविंग और वेदर एनीथिंग इज नॉन लिविंग इज द मॉलिक्यूलर मूवमेंट. अगर किसी ऑर्गेनिज्म में के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है तो वो लिविंग है, और अगर मॉलिक्यूलर मूवमेंट एब्सेंट है तो वो नॉन लिविंग. क्लियर है इतना? एक चीज ध्यान देना, ये बोर्ड है, इसमें भी एटम होते हैं. एटम इसमें मूव नहीं करते, एटम इसमें वाइब्रेट करते हैं. क्या करते हैं? वाइब्रेट. तो वाइब्रेशन में क्या होता है? आफ्टर सम टाइम दे विल रिटर्न बैक टू देयर मीन पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो. तो यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं होता. जो नॉन लिविंग थिंग है वहां पे मूवमेंट नहीं होता, वहां केवल वाइब्रेशन होता है, एटॉमिक वाइब्रेशन जिसको अपन कहते हैं. तो लिविंग थिंग कौन है? द ऑर्गेनिजम्स, या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर स्पीशी जिसकी बॉडी के अंदर क्या हो? मॉलिक्यूलर मूवमेंट. मॉलिक्यूलर मूवमेंट बताएगा
वेदर इट इज लिविंग और नॉन लिविंग। हाँ, उसके बाद फिर आप ऐड कर सकते हो, जो लिविंग है वो ब्रीद करेंगे, है ना, वो रेस्पायर करेंगे, ये आप बाद में ऐड कर सकते हो। और क्या कर, फिर ग्रो करेंगे, ऑब्वियसली सब कोई ग्रो करता है, ग्रो करेंगे, उसके बाद आप लिख सकते हो। अगर एनिमल है तो मूवमेंट शो करेगा, बट सबसे बेसिक आपको क्या लिखना है, दे शुड शो मॉलिक्यूलर, ठीक, एनीथिंग व्हिच इज लिविंग विल शो मॉलिक्यूलर। क्लियर है टॉपिक? नेक्स्ट टॉपिक पे आए, है ना। नाउ द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज लाइफ प्रोसेस, ठीक। अब लाइफ प्रोसेस की बात करें तो लाइफ प्रोसेसेस आर दोज वाइटल और एसेंशियल फंक्शन दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ प्रोसेसेस वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जो जरूरी हैं ताकि हम क्या रहें, जिंदा, है ना। गाना भी है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम, ठीक है। तो अब जैसे बहुत सारी लाइफ प्रोसेस है, ब्रीदिंग, है ना, लंग्स में अपन एयर अंदर ले रहे हैं, अभी कोविड-19 चल रहा है, क्या होता है, लंग्स आपके पूरे एकदम कंजेस्टेड हो जाते हैं, ब्रोंकाई एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप सांस ले नहीं पाते, ब्रीदिंग फेलियर होता है और आप टाइम टाइम, और कई लोग का लिवर फेलियर है, कई लोग का किडनी फेल हो जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे सिम्टम है, बट जो बेसिक है दैट इज ड्यू टू फेलियर ऑफ द लंग्स, ठीक। तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेस हैं, ब्रीदिंग हो गया, सांस मैंने अंदर ली, फिर रेस्पायरेशन हो गया। अच्छा ध्यान रखना, ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन में डिफरेंस है। ब्रीदिंग क्या है, टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है लंग्स में, लंग्स से जाती है ब्लड में, ब्लड में किससे कंबाइन होती है, हीमोग्लोबिन से, फिर ब्लड से जाती है कहाँ पर, सेल में, सेल में ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करती है, ग्लूकोज से, ग्लूकोज से रिएक्ट करके क्या करती है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 एटीपी, ये होता है रेस्पायरेशन। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, रेस्पायरेशन केमिकल प्रोसेस है ना। ध्यान रखना, अभी आगे पढ़ेंगे अपन, जब अपन पढ़ेंगे लंग्स के बारे में, बट पता होना चाहिए। ब्रीदिंग बस अपन ने सांस अंदर ली और सांस बाहर छोड़ दी। रेस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड 38 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। फिर रेस्पायरेशन के भी डिफरेंट टाइप हैं, हर जगह 38 एटीपी नहीं बनता, कहीं पे 2 बनता है, कहीं 38 बनता है, वो भी अपन पढ़ेंगे आगे। बट अगर नॉर्मल रेस्पायरेशन हो रहा है तो 38 एटीपी बनेगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, तो लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हो गई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइन से, ब्रीदिंग है, ठीक। एक क्वेश्चन आता है, राइट द नेम ऑफ 4 लाइफ प्रोसेसेस एंड एक्सप्लेन एनीवन। रेस्पायरेशन है, अब ये सब अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक। और मेरे को लगता है डेफिनेशन भी बहुत क्लियर है आप लोग को। मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस समझ गए ना, बताया मैंने, हर दिन लाखों सेल बनते हैं और लाखों सेल मर जाते हैं, तो जो मर रहे हैं वो कहीं डंप होने चाहिए ना। जैसे मैंने बताया, आरबीसी का ग्रेवयार्ड क्या है, स्प्लीन। आरबीसी को यहाँ पे स्प्लीन, ये पेट के इस साइड में होता है, छोटा सा ऑर्गन होता है, उसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, ऐसे मत देखो मेरे को। तो वहां पे आरबीसी किल होता है, तो अगर स्प्लीन अपना फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा तो आरबीसी किल नहीं होगा और आपको क्या हो जाएगा, पीलिया, जिसको कहते हैं जॉइंडिस, फिर आप पीले पीले हो जाओगे, ठीक है, पीले 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 वैसा। और कौन सी प्रोसेस है, हाँ, सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो अपन पढ़ेंगे वो है मेटाबॉलिज्म, अभी बताऊंगा मैं। और कौन सी प्रोसेस है, डाइजेशन। और कौन सी प्रोसेस है, बहुत सारी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन भाई, अगर ब्लड ट्रांसपोर्ट होना बंद हो गया तो फिर टाए टाए फिस, है ना, तो टाए टाए फिस नहीं होना। उसके बाद और क्या है, एक्सक्रीशन, है ना, सुबह सुबह सभी लोग जाते हैं, एक्सक्रीशन, है ना। इजेशन एक्सक्रीशन दोनों आप कभी भी पढ़ाऊंगा, इजेशन और एक्सक्रीशन में क्या डिफरेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने को पढ़ना है वो है न्यूट्रिशन, अगला टॉपिक अपना ये, ठीक। और भी कई सारी लाइफ प्रोसेस हैं बट इतनी काफी है,
मैक्सिमम 4 लिखने को आती हैं, तो आप कोई भी 4 लिख सकते हो, ठीक है। ढूंढते रहोगे तो फिर बहुत सारी। क्लियर है 4 लाइफ प्रोसेस सभी को? मतलब 4 बोल रहा हूँ, 8 लाइफ प्रोसेस, नोट इट डाउन, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज, जो अपनी लाइफ प्रोसेस है वो है मेटाबॉलिज्म। Metabolism is nothing but it is sum of all the chemical reaction that are happening inside the body. जितनी भी केमिकल रिएक्शन अपनी बॉडी में चल रही हैं वो किसके अंदर आती हैं? मेटाबॉलिज्म। So it is sum of all the chemical reaction that are happening inside our body. जो भी केमिकल रिएक्शन है वो आती है मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब ध्यान रखना, जो भी केमिकल रिएक्शन है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है जोड़ने वाली, एक होती है तोड़ने वाली, है ना। दोस्ती भी ऐसे ही होती है ना, कुछ लोग की जोड़े आती है, कुछ लोग की टूटे आती है। अच्छा देखो यहाँ पे, तो मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है एनाबॉलिज्म, एनाबेल नहीं है, ठीक है, मैंने एनाबेल की पिक्चर नहीं देखी बट मैंने सुना है। और दूसरा है कैटाबॉलिज्म। अब देखो बहुत इजी है, बॉलिज्म मतलब तो हो गया केमिकल एक्टिविटीज, ठीक है, बॉलिज्म का मतलब केमिकल। एना मतलब होता है ऐड करना या ज्वाइन करना या सम अप करना। कैटा मतलब होता है ब्रेक करना, क्या होता है? ब्रेक करना। तो एनाबॉलिज्म क्या हो गया? व्हेन सिंपल मॉलिक्यूल रिएक्ट टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। तो एना में क्या होगा? सिंपल मॉलिक्यूल या सिंपल कंपाउंड रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये होता है एनाबॉलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट इसका मैं एग्जांपल देता हूं एनाबॉलिज्म का, वो होता है अमीनो एसिड से, अमीनो एसिड से अपनी बॉडी में क्या बनता है? प्रोटीन। अमीनो एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH अब ये समझ में ना आएगा अभी कि सर आपने क्या लिख दिया, ये COOH क्या है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है जो अपन चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। NH2 होता है नाइट्रोजन वाला ग्रुप। ये R मतलब यहाँ पे और कार्बन जुड़ सकते हैं, तो ये अमीनो एसिड है। जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं और फॉर्म करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड चेन, तब बनता है प्रोटीन। प्रोटीन में कम से कम, जो सबसे छोटा प्रोटीन बनता है ना, उसमें कम से कम 50 अमीनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 50। और ये सबसे कम बता रहा हूँ, जो बड़े प्रोटीन है उसमें 1000 अमीनो एसिड भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, 5000 भी हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे छोटा प्रोटीन बनता है उसमें मिनिमम 50 अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, चेन फॉर्म करते हैं, उसी को अपन पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। तो ये सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म मतलब सिंपलर मॉलिक्यूल्स या सिंपलर कंपाउंड दे कंबाइन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक और एग्जांपल आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड पढ़ा था ना बेटा 9th में। लिपिड फॉर्म होते हैं, लिपिड किससे बनते हैं? फैट से। तो खूब सारे फैटी एसिड या फैट कंबाइन करेंगे और लिपिड फॉर्म कर लेंगे। अच्छा ये बताओ लिपिड कहाँ फॉर्म होता है? विच ऑफ द, क्या बोलते थे वो उसको, विच सेल ऑर्गेनल हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ लिपिड? बताओ आंसर, क्लास 9th में पढ़ा था आप लोगों ने, बता दो, गूगल मत करो। RER प्रोटीन बनाता है, SCR करता है, स्मूथ एंड, हाँ वेरी गुड, SCR बनाता है, हाँ ठीक है ठीक है, आप सबको आंसर आएगा यार। इतना सुनो, डिबेट विबेट होते हैं ना जब जॉब के लिए, तो इतना स्लो रिएक्शन नहीं मांगता वहां पे, तुरंत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है जॉब में, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिव एंड रिएक्टिव एंड द रिस्पॉन्स शुड बी करेक्ट एज वेल। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बोल दिया, हाँ सर धरती गोल है, नहीं सर बोल दिया, है ना, ऐसा नहीं। तो एनाबॉलिज्म समझ गए, सिंपल मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है।
अब दूसरा है कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब ब्रेक करना या तोड़ना, कैटा मतलब काट दिया। तो कैटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विल ब्रेक इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल एग्जांपल है, अभी मैंने बताया C6H12O6 in presence of O2 will give CO2 plus H2O plus 38 molecule of ATP। बैलेंस कर लेना, बैलेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दो सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक हो गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है? कैटाबॉलिज्म। तो अगर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखने को आए तो अब आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन। क्लियर है? कैटाबॉलिज्म बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा और एग्जांपल ले लो, जब अपनी बॉडी में प्रोटीन यूटिलाइज हो जाता है, एक बार तो बनता है, जब यूटिलाइज हो जाता है तो वो फिर से ब्रेक हो जाता है अमीनो एसिड में। तो अमीनो एसिड से प्रोटीन बनना एनाबॉलिज्म, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनना कैटाबॉलिज्म। तो यही दो रिएक्शन चलती हैं अपनी बॉडी के अंदर, एक है एना, एक है कैटा। एना मतलब सिंपल से कॉम्प्लेक्स, कैटा मतलब कॉम्प्लेक्स से सिंपल। एना मतलब ज्वाइनिंग रिएक्शन, कैटा मतलब ब्रेकिंग रिएक्शन। क्लियर है सभी को? बन जाएगा है ना, एना और कैटा। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू रीड इज न्यूट्रिशन। ठीक है, अब देखो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। अब न्यूट्रिशन समझ रहे हो ना, खाना, सिंपल क्या है, खाना खाना। बट अगर आपको डिफाइन करने को होगा तो सीधे खाना खाना मत लगे ना। तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ। अब देखो दो प्रकार के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। तो खाना खाना नहीं, आइदर इट इज केपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड, प्रिपेयरिंग इट्स ओन फूड। ये किस में होता है? प्लांट में। प्लांट कहीं बाहर से खाना थोड़ी खाते हैं, खुद का प्रिपेयर करते हैं। So nutrition is a process where an organism is capable of either preparing its own food or capturing food from others resources, है ना, from other resources। ठीक, ये दो चीजें होती हैं, या तो खुद का खाना अपन प्रिपेयर कर लेंगे या दूसरे पे डिपेंडेंट रहेंगे खाने के लिए। फिर खाने से क्या होता है? खाने से मिलती है एनर्जी। न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी एंड एनर्जी इज नेसेसरी। क्यों नेसेसरी है? फॉर मेंटेनिंग ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, एंड नेसेसरी एनर्जी इज नेसेसरी फॉर maintaining the functioning of all life processes. So what is nutrition? It is a phenomena where an organism is capable of preparing its own food or it can capture the food from other sources. After nutrition, what will happen? The organism will gain energy. This energy is necessary for maintaining all the life processes. कौन सी इंपॉर्टेंट जो है? ग्रोथ, लिख देना ग्रोथ, फिर रिपेयर, अरे हाँ रिप्रोडक्शन तो मैं लिखना भूल गया लाइफ प्रोसेस में। रिप्रोडक्शन भी एक लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, वो अपन चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का। ठीक, अभी नहीं पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे। अच्छा चैप्टर है, बहुत बहुत मजा आता है बच्चों को पढ़ने में। ठीक है, ग्रोथ, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स और टिश्यू, मेंटेनेंस हो गया, ब्रीदिंग हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सब आप लिख दो। ठीक, बन जाएगा न्यूट्रिशन की डेफिनेशन। It is a process where an organism is capable of preparing its own food or capturing food from other resources. After having food, what happens? It gains energy. This energy is necessary for maintaining all the life processes such as growth, repair, maintenance, breathing, respiration, दुनिया भर का। क्लियर है? बन जाएगा। ठीक, अच्छा न्यूट्रिशन भी अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन में क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन होता है। तो न्यूट्रिशन भी कैसी प्रोसेस है? लिख लेना, इट इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ऐड कर लेना ये लाइन जिसने नहीं किया।
जहां भी ब्रेक डाउन होगा वो कौन सी रिएक्शन है, कैटाबॉलिक। क्लियर है, इतना क्लियर है सबको न्यूट्रिशन? किसी को न्यूट्रिशन की कमी, किसी को आज नाश्ता नहीं मिला बता दो, आ जाओ मेरे घर कर लो। ठीक है, देखो दो टाइप है, पहला है सबको पता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। बन जाएगा ऑटोट्रॉपिक, organisms that can prepare their own food are called autotroph and the mode of nutrition is called autotrophic. ऑटोट्रॉपिक को दो ब्रांच में डिवाइड किया है, एक होते हैं फोटोट्रॉप और एक होते हैं केमोट्रॉप या केमोट्रॉपिक, ये दो ब्रांच। अभी तक आपने क्या पढ़ा था क्लास 9 में, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बट ऐसा नहीं है, कई प्राणी या कई स्पीशीज ऑर्गेनिज्म, जनरली बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया हैं, ऐसे पाए गए हैं जो बिना सनलाइट के अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, वो आते हैं केमोट्रॉप के अंदर। तो अगर फोटोट्रॉप की बात करूं, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या होता है इसके अंदर, क्लोरोफिल। ये फोटोट्रॉप होते हैं। एग्जाम्पल क्या है फोटोट्रॉप का, ऑल ग्रीन प्लांट आर फोटोट्रॉप। अब केमोट्रॉप की बात करते हैं, क्या होता है, समुद्र देखा है, मरियाना ट्रेंच सुना है ना, जो पैसिफिक ओशन में कितना 8000 समथिंग मीटर नीचे है। अब भाई सूरज तो बहुत ऊपर है ना, तो अब यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया इसके ट्रेंच पे पाए जाते हैं भाई, उनको तो सनलाइट मिलती नहीं है, लेकिन वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं CO2 का, वो भी इस्तेमाल करते हैं वाटर का, और साथ में इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब इसको कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोट्रोपिज्म में एनर्जी किससे मिलती है, सनलाइट से। किससे मिलती है, सनलाइट। सनलाइट कंबाइन करके ग्लूकोज बना देता है, लेकिन यहाँ तो सनलाइट है नहीं, यहाँ एनर्जी कौन देता है, समुद्र के नीचे बहुत सारे थर्मल, आपको क्या है, जो समुद्र बने हैं, समुद्र किसके ऊपर बने हैं, वॉल्केनो के ऊपर बने हैं। समुद्र को अगर आप छेदा कर दो हथौड़ी, सॉरी हथौड़ी बोल रहा हूँ, फड़वा लेके, इफ यू आर यूजिंग अ शॉवेल एंड यू आर डिगिंग द समुद्र, तो आपको नीचे वॉल्केनो मिलेंगे सारे, लावा मिलेगा। तो समुद्र के बहुत नीचे थर्मल वेंट होती है, क्या होती है, थर्मल वेंट। और इन थर्मल वेंट से क्या निकलती है, हीट। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरियाज, ये इस हीट का यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर। तो ये सनलाइट क्या यूज नहीं करते हैं, किसका यूज करते हैं, थर्मल वेंट से निकलने वाली हीट का। केमोट्रोपिज्म आपके 10th में नहीं है, इनफैक्ट फोटोट्रोपिज्म भी नहीं आता इतना, बट पता होना चाहिए। तो हर ऑर्गेनिज्म लाइट से खाना नहीं बनाता, कुछ CO2, H2 और हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं, और किसका इस्तेमाल करते हैं, द हीट दैट इज अब्सॉर्ब फ्रॉम थर्मल वेंट, दे आर कॉल्ड केमोट्रोपिक एंड द फिनोमिना, केमोट्रॉप्स कहते हैं, एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। बट वो भी किसके अंदर आते हैं, ऑटोट्रोपिक के अंदर, खुद अपना खाना बना लेते हैं। और जो सनलाइट से बनाएगा वो फोटोट्रोपिज्म में आ गया। क्लियर है इतना? इसकी रिएक्शन आप नहीं लिखेंगे, बहुत बड़ा है, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोलो सर, एक बार और, वंस मोर। बता रहे हैं, सुन लो। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब इसमें दो प्रकार के हैं, पहला जो लाइट का यूज करता है, दूसरा जो केमिकल्स का यूज करता है। लाइट का मैंने बता दिया, दे यूज सनलाइट। सनलाइट कौन यूज करता है, प्लांट। और क्या यूज करते हैं, H2O, CO2,
और क्लोरोफिल, और इससे अपना खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। केमोट्रॉप्स वो होते हैं, दे आर फाउंड डीप इनसाइड द सी बेड के यहाँ पाए जाते हैं। सी बहुत गहरा होता है ना, समुंदर। समंदर कितना गहरा है पता है? नहीं पता? गहराई जाने बिना उस पर राज नहीं किया सकता। केजीएफ पढ़ा लो क्या? देखो यहाँ पे, तो जो बहुत नीचे पाए जाते हैं वहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो वो क्या करते हैं? CO2 का यूज करते हैं, H2 का यूज करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज करते हैं। और जो थर्मल वेंट, समुद्र के जस्ट नीचे मैंने क्या बोला, खूब सारा लावा है, मैग्मा है, तो इससे जो हीट एनर्जी निकलती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं इस रिएक्शन को पॉसिबल करने के लिए। उन्हें अपन केमोट्रॉप कहते हैं। इसमें जनरली बैक्टीरिया आते हैं सर, ठीक है? तो ये केमोट्रोपिज्म में आते हैं। ठीक, 10th में इतना नहीं है, बस आपसे पूछेगा व्हाट इज ऑटोट्रोपिक एंड व्हाट इज हेटेरोट्रोपिक। हाँ, बट अगर आप ऐसा करके लिख दोगे तो जो भी आपकी कॉपी जांचेगा चेकर, वो आपसे प्रेम करने लगेगा और आपकी भरपूर नंबर देगा, मतलब आंख बंद करके नंबर देगा। तो इसलिए जितना अच्छा लिखो या जितना इलैबोरेट लिखो उतना अच्छा। अब बस वही एनसीईआरटी की डेफिनेशन लिख दो, ऑटोट्रोपिक, तो क्या मतलब? ऐसे थोड़ी होता है, इतने में नंबर नहीं मिलते अच्छे, ठीक है? इसलिए व्हेन यू आर राइटिंग, राइट नीट एंड क्लीन, एंड जितना आपको पता है सारा झोंक दो। कम लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, ज्यादा लिखने पे नंबर कभी नहीं कटते, ध्यान रखना है चीज। बहुत प्रेशर होता है कॉपी चेकिंग में। हाँ, नेक्स्ट है हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक क्या है? Heterotropic nutrition is that mode of nutrition where green plant बोला हूँ, where one organism depends on another organism for its food requirement, या they cannot prepare their own। ठीक है, क्लियर है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसमें कौन आते हैं? सारे एनिमल। ये सभी को पढ़ा है ना, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप, इतना क्लियर है सभी को बेटा? So now we are dealing with types of heterotrophic nutrition. The very first is saprophytic nutrition. ठीक है, अब सबसे पहले saprophyte कौन होते हैं? The organism that feed on dead and decaying organic matter. समझ गए? डेड मतलब मरा हुआ, डीकेइंग मतलब जो सड़ रहा है, ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। ठीक, अब ये क्या सीक्रेट करते हैं? दूसरी चीज, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है? इट डाइजेस्ट, जो भी जिस भी पार्ट पे उन्होंने सीक्रेट किया उस पार्ट को वो डाइजेस्ट करता है, और डाइजेस्ट करके क्या कर देता है? लिक्विफाई कर देता है। इट liquefies the organic matter, उसको लिक्विफाई कर देता है, और फिर इनके सकर्स होते हैं, ऐसे सकर निकले रहते हैं, और इस लिक्विड को वो क्या कर लेते हैं? सकर्स के थ्रू सक कर लेते। ये होता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब एक चीज ध्यान रखना, इस हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, खाना हमारे अंदर डाइजेस्ट होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ऐसे कुछ स्पिट कर रहे हैं कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है? वो डाइजेस्टिव एंजाइम, एक मिनट सॉरी, होल्ड करना, म्यूट कर देना था, सॉरी। तो वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या कर रहा है? जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको लिक्विफाई कर दे रहा है। तो यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है वो इनके बॉडी के बाहर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बॉडी के बाहर। तो इनमें कौन सा डाइजेशन होता है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, मतलब ऐसा डाइजेशन जो बॉडी के बाहर हो। तो एंजाइम सीक्रेट करते हैं, तो फिर वो एंजाइम उसको एकदम लिक्विफाई कर देता है, फिर उसको लिक तो नहीं करते हैं, सक कर लेते हैं, ठीक, ऐसे करके, और इनका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है, आपने देखा होगा, ब्रेड मोल्ड। जिसने नहीं देखा, आज ब्रेड निकालना, ब्रेड को बाहर रख देना, मॉइस्चर इस समय वैसे ही है, तुम देखना ब्रेड में वही फफूंद लग गई है, ब्रेड एकदम नरम हो जाती है,
नरम क्यों होती है? मॉइस्चर से नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है ब्रेड मोल्ड, तो ब्रेड आपकी लिक्विफाई हो जाती है और फिर वो ब्रेड के पार्टिकल को सक करना शुरू कर देता है। और एग्जांपल है ईस्ट है ना, इंडी पाइप है, मशरूम भी एग्जांपल है। तो ये सब आपके एग्जांपल है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के। मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, कैसा डाइजेशन है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर डाइजेशन होता है। क्लियर है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी को? नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज पैरासिटिक या पैरासाइट। पैरासाइटिक मूवी आई है, बड़ी अच्छी है, देखना। मैंने नहीं देखी अभी, ऑस्कर वाली मूवी है। पैरासिटिक में क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। Parasitic mode of nutrition is that mode of nutrition in which one organism feeds on another living organism. Dead पे नहीं, living organism, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है वो पैरासाइट हो गया, और जिस पर फीड कर रहा है वो होस्ट हो गया। तो एक होता है पैरासाइट, और ये किसी की बॉडी पे फीड करता है, वो होता है होस्ट। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एन ऑर्गेनिज्म फीड्स अपॉन द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिस पे वो फीड करेगा उसकी बॉडी को अपन क्या बोलते हैं? होस्ट। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ओनली द पैरासाइट इज गेनिंग। पैरासाइट को बहुत फायदा होता है, मस्त खाना मिल रहा है, और होस्ट को केवल नुकसान होता है, इसको कोई फायदा नहीं। तो द होस्ट इज ऑलवेज एट लॉस। मतलब ये ऐसे आपके रिश्तेदार हो गए जो आपके घर आए, 1 महीने रहे, ना मिठाई लाए ना कुछ लाए, खूब खाना खाए, और जाते वक्त आपको विदाई में 1 रुपए भी नहीं दिए। मेरे ऐसे रिश्तेदार आते हैं, तो मुझे ऐसा पता है, ठीक है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अ पैरासाइट फीड्स ऑन द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। द पैरासाइट गेन्स फूड whereas the host organism only loses, it has no advantage. Okay? अब दो प्रकार के पैरासाइट होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट, एक होता है एक्टोपैरासाइट। एंडो मतलब होता है अंदर, एक्टो मतलब होता है बाहर, ठीक है। एंडो और एक्टो, एक मिनट। हाँ, तो एंडो, अब एंडो मतलब अंदर, ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल है रिंग वॉर्म या टेप वॉर्म, ये जो इंटेस्टाइनल वॉर्म होता है ना। इंटेस्टाइनल वॉर्म क्या करता है, अपने इंटेस्टाइन में घुस जाता है और उसी को खाना शुरू कर देता है। हमारा इंटेस्टाइन खा जाता है और हमारी टाइम फिस हो जाती है, हमें कुछ मिलता नहीं उससे, ठीक है। तो एंडोपैरासाइट दैट लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, और एक्टोपैरासाइट दैट लिव्स ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट, होस्ट के सरफेस पे। बहुत सिंपल एग्जांपल है जुएं। जुआ टिक होता है कि लाइस होता है, जो भी होता है, जुआ है ना। लीच, जोंक जो खून चूस लेती है, खटमल, बेडबग, ये सारे एग्जाम्पल हैं एक्टोपैरासाइट के, ये आपका खून बाहर से चूसते। तो एंडो मतलब बॉडी के अंदर, एक्टो मतलब आपके सरफेस पे। इसके एग्जाम्पल लीच हो गया, टिक हो गया, लाइस हो गया, बेडबग हो गया, खटमल, है ना। ये सारे एक्टो के एग्जाम्पल है। एंडो का एक ही है, टेप वॉर्म और रिंग वॉर्म, जो भी वॉर्म्स अपनी बॉडी में पाए जाते। क्लियर है इतना सभी को?